नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य फर्स्ट में। आज हमारे साथ चर्चा में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो हमारे परिचय देने से उनका परिचय पूर्ण नहीं होगा, लेकिन हम अपने चैनल को उनका परिचय थोड़ा सा ज़रूर देना चाहेंगे कि पत्रकारिता जगत के एक महान हस्ती गिरिजा शंकर जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। और गिरिजा शंकर जी के अनुभव के बारे में हम बताएंगे कि उनके पास 50 वर्ष का पत्रकारिता का अनुभव है। वो अभी वर्तमान समय में स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। वो ज़्यादातर राजनीतिक विश्लेषण करते हैं और उसके साथ ही थिएटर में कॉलम भी उनका एक चलता है जो हफ्ते में एक दिन ज़रूर आता है वो कॉलम। तो कई सारी विषयों पर अपना एनालिसिस देने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले आज हमारे साथ महान दिग्गज मौजूद हैं हमारे चर्चा में। तो आपका बेहद स्वागत है हमारे चैनल में। एक पॉलिटिकल वो चल रहा है इस समय, जैसा कि विधानसभा चुनाव अभी हाल फिलहाल में 5 राज्यों में संपन्न हुआ। 5 राज्यों के रिजल्ट ऐसे थे कि जो पब्लिक का ओपिनियन था, लगातार हम लोग क्षेत्र पे तत्पर थे, तो वहाँ पब्लिक कुछ और कहती थी, रिजल्ट्स कुछ और आए। आप इसको कैसे देखते हैं? पब्लिक जो कह रही थी वो और जो लोग कह रहे थे, लोग मतलब जो ओपिनियन देने वाले लोग, उनके बीच कोई तालमेल नहीं था। कोई तालमेल। दरअसल होता क्या है कि जो इलेक्शन के एनालिसिस करते हैं हमारे जर्नलिस्ट हैं या दूसरे और लोग हैं, वो इलेक्शन को पॉलिटिकल साइंस मानकर उसकी स्टडी करते हैं, जबकि इलेक्शन जो है उसके स्टेक होल्डर्स पॉलिटिकल लोग होते हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट है सोशल साइंस, हाउ सोसाइटी रिएक्ट्स, दैट इज ओनली वोटिंग एंड दैट इज इलेक्शन। तो जब आप इलेक्शन को सोशल साइंस की तरह जब पढ़ेंगे आप, तब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि जो अनुमान लगाने में जो चूक हुई और ये कहा गया कि जनमत कुछ और बोल रहा है। जनमत तो वही बोल रहा था जो परिणाम में दिखा, उस जनमत को पढ़ नहीं पाए लोग। जिस तरह से विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में लगातार 20 साल से बीजेपी सरकार का स्तंभ रहा हुआ है और बीजेपी सरकार अभी कुछ दिनों के लिए 2020 में 15 महीनों के लिए सरकार गई, एक बार फिर आ गई। जनता के पास जब हम लोग जाते थे तो जनता ये बोलती थी कि सरकार भले ही आ रही लेकिन हमारे लिए कोई कार्य नहीं कर रही है। आप जाके किसी से 1 मिनट में रिएक्शन लेंगे और जो बोलेगा वो वास्तविक नहीं होता। आपको उसका मन जानने के लिए कम से कम कुछ वक्त गुजारना पड़ेगा उसके साथ, जिससे आप बात कर रहे हैं उसका विश्वास जीतना पड़ेगा और तब उसके बाद वो जो कहेगा वो बात सही होगी। आमतौर पर होता ये है कि मैं आपके पास पहुंचा, बताइए किसको वोट देंगे या क्या चल रहा है, उस वक्त आप किस मनस्थिति में हैं मुझे नहीं मालूम। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो रिस्पोंडेंट है वो उस मनस्थिति में हो कि आपसे बात कर सके। और आप केवल 1 मिनट में कोई बात करके जानना चाहेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। आपको पहले उसका विश्वास जीतना पड़ेगा, उसको यकीन हो कि आप जो पूछ रही हैं या आप जो बात कर रही हैं इलेक्शन को लेकर, आप सीरियस हैं और आप किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं हैं, तब फिर वो अपने मन की बात करता है। जहाँ तक सवाल काम होने नहीं होने का है, तो ऐसी कोई सरकार नहीं होती जो काम नहीं करती। सरकारें होती ही काम करने के लिए हैं और हर सरकार को, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये मालूम है कि 5 साल बाद उसको फिर से चुन के आना है, तो वो काम नहीं करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जरूर होता है कि कई बार सरकारों के कामकाज जो हैं वो उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो राजनेताओं के बिहेवियर, राजनेताओं का पब्लिक अपीयरेंस, वो लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है काम की तुलना में। अब एक अभी और था कि जिस तरह से इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे थे जो चुनाव मुद्दे लेकर पार्टियां चुनाव में उतरी थी? मुद्दे तो किसी चुनाव में होते ही नहीं। दरअसल ये तो हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मुद्दे गढ़ते हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, ये कोई मुद्दे होते नहीं। इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो पर्सनालिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स है। पहले चुनाव में देखेंगे तो वोट कांग्रेस को नहीं मिला, जवाहरलाल नेहरू को मिला। उसके बाद के चुनाव में इंदिरा गांधी को वोट मिला, अटल बिहारी वाजपेयी को वोट मिला, और अब जो मिल रहा है नरेंद्र मोदी को मिल रहा है ना। तो हमारा जो इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो पर्सनालिटी ड्रिवन है। वो पर्सनालिटी का अपना एक वोट बैंक बन जाता है। पार्टी का, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी और पार्टी हो, उनका अपना एक वोट बैंक है। वो वोट बैंक तो उनको मिलता है, बट वो सरकार बनाने के लिए काफ़ी नहीं होता।
लेकिन जब पार्टी के नेता का जो अपना वोट बैंक है वो जुड़ जाता है जब, तब तो फिर वो सरकार बनाने में बहुमत सक्षम मिल हो जाता जाते है। तो इसीलिए हमारी पॉलिटिक्स में मुद्दों से ज़्यादा पर्सनालिटी की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें किस तरह से रोल रहेगा दोनों ही पार्टियों का, मध्य प्रदेश में या बाकी राज्यों में क्या स्थिति होगी? मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि पिछले 30-40 सालों से दो पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस और बीजेपी। बाकी जो पार्टियां हैं यदि चुनाव में खड़ी भी होती हैं उनका कोई बहुत रोल नहीं होता। 90 के दशक में बहुजन समाज पार्टी ने अच्छी अपनी उपस्थिति बनाई थी, 10-12 उसके एमएलए आ गए थे, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गए थे, लेकिन आगे जो है वो सस्टेन नहीं कर सकी। तो पार्टी दो ही है। तो जाहिर है कि पूरा का पूरा चुनाव परिणाम इन्हीं दोनों पार्टियों के इर्द गिर्द घूमेगा। जहाँ तक सवाल कांग्रेस का है मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस अपनी जो उपस्थिति उसको जिस तरह से दर्ज करानी चाहिए मध्य प्रदेश की राजनीति में, वो दर्ज कराने में सफल नहीं रही है। जो बीजेपी की लगातार सरकारें बन रही है और लोकसभा में लगातार उसको बहुमत मिल रहा है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस की एक जो उपस्थिति होनी चाहिए वो उपस्थिति नहीं होने का लाभ बीजेपी को मिलता है। बिल्कुल। यदि आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आज जिस मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी की लीडरशिप और बीजेपी की उपस्थिति है, विपक्ष की उपस्थिति उस तरह से बिल्कुल नहीं, विकल्प के रूप में नहीं है। ये जो गठबंधन बनाने की बात चल रही है, ये गठबंधन इंडिया गठबंधन जो वो बनने की प्रोसेस में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया गठबंधन जो है, एक तो पहली बात ये कारगर होगा क्योंकि वायबल नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल। जो गठबंधन जो होता है, यदि किसी पार्टी की नेशन वाइड प्रेजेंस हो तो उन दोनों में तालमेल का कोई बहुत मतलब होता है। अब आप देखेंगे कि लगभग 180 सीटें ऐसी हैं, 1 दर्जन राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई पार्टी नहीं है। तो फिर ये गठबंधन का मतलब क्या होगा? तो इसलिए ये गठबंधन कोई बहुत कारगर होगा ऐसा नहीं लगता। यदि बीजेपी को सीटें, कहीं उसकी सीटें घटती है तो उसके अपने कारण घटेंगी, अपने कारण, वो विपक्षी गठबंधन के कारण उसका वो घट रही है ऐसा नहीं होगा। और अभी तक जो दृश्य हमारे सामने हैं उसमें जिस मजबूती के साथ में इस गठबंधन को उभरना चाहिए था, अब तक वो सूरत नजर नहीं आई है। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एक कहा जा रहा कि राम मंदिर काफ़ी बड़ा प्रॉफिट बन रहा है बीजेपी सरकार के लिए, बीजेपी में इस तरह से कि राम मंदिर अगर मोदी है तभी संभव हुआ है, 2019 में उनके आने के बाद ही उसका फैसला हुआ, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, ये चीज़ तो बिल्कुल सही है कि बीजेपी या आरएसएस इनके जो एजेंडा रहे हैं फ्रॉम बिगिनिंग, उन तमाम एजेंडा पर मोदी के आने के पहले कोई काम नहीं हुआ। चाहे वो धारा 370 हटाने का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे और भी दूसरे इस तरह के फैसले हैं, वो तमाम फैसले जो है वो मोदी के आने के बाद हुए। तो जाहिर है कि उसका क्रेडिट मोदी को जाएगा। और राम मंदिर का जहाँ तक सवाल है, राम मंदिर को एक राजनीतिक तरीके से उसका फ़ायदा लें, ये कोशिश तो बीजेपी करेगी, लेकिन उसकी इस कोशिश को विपक्षी दल अनर्गल बयानबाजी करके उसको और उसके पक्ष में बना रहे हैं। वो राजनीतिक मुद्दा न बने इसकी कोशिश करनी चाहिए थी विपक्षी दलों को, तो वो उसको और राजनीतिक मुद्दा बनाने की तरफ अनजाने में बढ़ रहे हैं और इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। जी, साहित्य हमारे देश, हमारा भारत कहा ही गया है कि पहले से भी लोग, हमारे यहाँ आज भी ऐसे लोग हैं जो पुराण और इन सब चीज़ों को बहुत मानते हैं, लेकिन साहित्य से जो हमारा युवा है वो पीछे भाग रहा है। आगे आने वाली पीढ़ी में साहित्य को लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर विधा का अपना आकर्षण होता है और युवा को हम हमेशा ये आरोप लगाते हैं उस पर, वो साहित्य से बाहर रख रहा है, वो अनुशासन से बाहर जा रहा है, वो सिनेमा से बाहर जा रहा है। ऐसा नहीं है। अपनी आज जिस कॉम्पिटिटिव एज में हमारा युवा जी रहा है, उसके सामने विकल्पों की कमी भी नहीं है और
लेकिन अवसरों की भी अधिकता नहीं है। ऐसे में अपनी रुचि के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार वो साहित्य पढ़ता है, वो सिनेमा भी देखता है, थिएटर भी करता है, म्यूज़िक भी करता है, और इन सब से अलग उसकी बड़ी चिंता होती है अपने व्यवसाय की, अपने आप को आर्थिक रूप से स्थापित करने की। तो इन सब के अंदर सामंजस्य को हमको देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो हमारा साहित्य है या सिनेमा है, जो आपने वेद पुराण की बात की, ये इसके संस्कार तो घर से मिलते हैं ना। तो जब परिवार में वो संस्कार होंगे तो फिर वो बच्चे आगे बढ़कर यूथ जो होगा तो वो जुड़ेगा उनसे। तो एकाएक आप यूथ को कहें कि आप साहित्य पढ़ना शुरू कर दीजिए तो नहीं होगा, वो उसके लिए संस्कार देना पड़ेगा। स्कूलों में, घरों में, हमारे समाज के अंदर, मोहल्लों में, जो आप देखिए कि पहले जब मोहल्लों में गणेश उत्सव हुआ करता था, कुछ और उत्सव होते थे, उसमें अच्छे अच्छे नाटक होते थे, कविताएं सुनी जाती थी, तमाम चीज़ें होती थी। जब इस पूरी परंपरा को आप रिवाइव करेंगे तो फिर शिकायत हमारी दूर हो जाएगी कि युवा हमारे साहित्य से दूर हो रहा है या किसी रचनात्मकता से दूर हो रहा है। बिल्कुल। एक और सवाल हमेशा से आता आया है कि लोग कहते हैं कि जैसे यहाँ के कुछ कलाकार, हमारा एरिया विंध्य क्षेत्र जो है वो कलाकारों का वैसे तो गढ़ माना गया है। सीधी में कई सारे ऐसी कलाएं हैं जो देश विदेश से लोग यहाँ देखते हैं, फिल्म फेस्टिवल में भी आते हैं। लेकिन एक कलाकारी के रूप में हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो एक लिमिट तक आगे बढ़ते, उसके बाद उनका करियर नहीं दिखाई देता कि वो आगे जाएंगे, तो उसको कैसे बढ़ाएं? इस सवाल को दो हिस्से में देखते हैं अपन कि जो लोग कला के क्षेत्र में हैं वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाते क्योंकि वो आजीविका का साधन नहीं बन पाया है। तो आप शौक की एक सीमा होती है, धीरे धीरे लेकिन जो है ये आजीविका का साधन बन रहा है। और सीधी जैसे इलाके में ये बहुत लोगों के लिए आश्चर्य होता है कि कुछ नौजवान, नीरज कुंदेर और उनकी टीम जो है वो पिछले जिस तरह से काम कर रही है पिछले कुछ सालों से, इनके किए हुए नाटक देश भर में देखे जाते हैं, देश भर में चर्चा होती है। और सीधी तो मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में मैं किसी भी थिएटर या फिल्म फेस्टिवल में जाता हूँ तो सीधी में हो रहे कामों की चर्चा होती है। तो वो आप जो काम करते हैं वो नोटिस किया जाता है, लेकिन ये देखना होगा दरअसल कि इन सारी कलाओं को कैसे इसको आजीविका से जोड़ा जाए, कैसे इससे समाज जो है कुछ इस तरह जुड़े कि इनकी जो आर्थिक जो दिक्कतें होती इन कलाओं को सहेजने करने में, उसके लिए समाज कैसे मदद करे, कैसे आए, कैसे इस तरह के प्लेटफॉर्म पे इनको स्पॉन्सर्स किस तरह से मतलब आए। जब ये तमाम चीज़ें होंगी तो ये कलाओं का जो विकास है वो होता रहेगा। और अब तो मैं समझता हूँ कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थिएटर में और बाकी विधाओं में है कि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो केवल थिएटर करते हुए उससे जो मिलने वाले पैसे हैं उससे पूरा घर परिवार चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो फुल टाइमर काम कर रहे हैं। गुंजाइश पूरी है, लगातार काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी, जिन्होंने कई सारी विषयों पर हमें खास जानकारी दी और अपने सुझाव दिए। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ विंध्य फर्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।